जय हिंद दोस्तों। चलिए साथियों, आज बात करेंगे 30 टॉप क्वेश्चनों की। आने वाले इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और उन भाइयों तक पहुंचाएं जो भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। जुनून के साथ तैयारी में लगे रहें क्योंकि आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। यदि आपका एडमिट कार्ड नहीं खुल रहा तो साथियों एक साइड पर जाएं और उसमें पासवर्ड डालें तो अच्छी तरीके से खुल जाएगा। क्योंकि साथियों यदि आपका पासवर्ड एडमिट कार्ड नहीं खुल रहा और आप उस पासवर्ड को चेंज करते हो, फॉरवर्ड करते हो, तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल होने की संभावना है और आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा। तो साथियों आज बात करेंगे क्वेश्चनों की। टॉप 30 क्वेश्चन है, आपको देखना है हम कितने तैयारी में हैं, हम कितने जुनून के साथ हैं, आप 30 में से कितने क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो साथियों मुझे उम्मीद भी होगी कि आप जुनून के साथ तैयारी में लगे हुए हैं और इस बार वर्दी का जो जुनून है उसे लेकर रहोगे, उसे पाकर रहोगे। तो बात करेंगे टॉप 30 क्वेश्चनों की। शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर ही आपको परीक्षा में क्वेश्चन मिलेंगे और साथियों मुझे उम्मीद ये भी होगी कि इन्हीं क्वेश्चनों जो हम करा रहे हैं डेली 30 क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चनों से आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो साथियों ये भी ध्यान रखना है कि अगले कल आपको करंट की क्लास मिलने वाली, पहली क्लास करंट की आने वाली है। ताकि आप इस वीडियो को दबाकर शेयर कर दो, उन भाइयों तक पहुंचा दो जो भाई आर्मी की तैयारी परिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। तो पहली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग डाल लो, टॉपिक डाल लो, टॉप 30 क्वेश्चन। टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन होता है, राष्ट्रपति का वेतन होता है। लगा दो, जिस भाई को पता है वो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है, जिस भाई को नहीं पता वो उस क्वेश्चन को नोट कर सकता है। तो मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद भी होगी कुछ भाइयों ने लगा चुका होगा। तो कि राष्ट्रपति का वेतन होता है वह 5 लाख रुपए प्रति माह होता है, 5 लाख रुपए प्रति माह होता है। ये वर्तमान का वेतन है। आपसे पूछ ले कि इससे पहले वेतन क्या था राष्ट्रपति का, तो आप टिक करना कि 1.5 लाख था। कितना था? 1.5 लाख, 1.5 लाख था। ठीक है। राष्ट्रपति के वेतन पर कोई टैक्स नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है उस पर कोई टैक्स या कर नहीं लगाता। क्यों नहीं था? टैक्स नहीं लगता। बात समझ में आ रही? चलिए तो जबरदस्त अगला क्वेश्चन होगा। राजभाषा का उल्लेख, राजभाषा का उल्लेख किस भाग में है? राजभाषा का उल्लेख किस भाग में लिखित है, किस भाग में वर्णित है? आप भाई जिस इस क्वेश्चन का आंसर जानता है वो लगा सकता है, नहीं जानता तो अपनी नोट कॉपी में लिख सकता है। तो राजभाषा का उल्लेख है किस भाग में? भाग नंबर 17 में। भाग नंबर 17 में एक राजभाषा होगी। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा का मतलब समझते हो? राजभाषा का मतलब होता है भारत एक राज्यों का समूह है और यही राजभाषा है। ये कोई भारत की एक राष्ट्रभाषा क्या होता है? मतलब किसी देश की, किसी राज्य की एक ही भाषा, किसी सभी राज्यों की एक भाषा, ये कुछ नहीं है। ठीक है। राष्ट्रभाषा है, ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं होती भारत की। राजभाषा भारत भाग नंबर 17 में लिखा है। राजभाषा का उल्लेख पूछ ले अनुच्छेद किस में है भैया? अनुच्छेद की बात कर ले, अनुच्छेद की बात कर ले तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक ये फैला हुआ है। जो राजभाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन,
ये तो क्वेश्चन आपको मजे आ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने में मजे आ रहे हैं, तो आप साथियों वीडियो को दबाकर लाइक करो, दबाकर शेयर कर दो, बस इतना ही करते रहो, इतना ही सपोर्ट आपके लिए मेरे लिए बहुत है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पेरियार, पेरियार बाघ, बाघ बाघ अभयारण्य कहां पर है, कहां पर है, पेरियार बाघ अभयारण्य कहां पर है। तो मेरे दोस्तों ये अभयारण्य है जितने भी, इनको याद रखना क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन मिल सकता है एक दो। पेरियार अभयारण्य है जो कहां पर है, तो पेरियार अभयारण्य है केरल में, केरल में। केरल की राजधानी क्या होगी, त्रिवेंद्रपुरम। केरल की राजधानी क्या होगी, त्रिवेंद्रपुरम। साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि केरल का नया नाम क्या है, केरल का नया नाम हो गया है, केरल का नया नाम है केरलम। क्या है, केरलम। इस बात को भी ध्यान रखना है, केरल का नया नाम हो गया केरलम, केरलम। आपसे पूछ ले किस भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है, या किस भारत के किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है, या क्वेश्चन बनेगा यहाँ से केरल से, केरल से कई क्वेश्चन बनते हैं कि भारत के किस राज्य का अलग नेटवर्क है, किस राज्य का इंटरनेट अलग है, तो यही क्वेश्चन बनेगा। इसका आंसर क्या होगा, केरल होगा। तो लिंगानुपात में भी भैया केरल आगे है, लिंगानुपात में केरल आगे है, और इसका लिंगानुपात है 1,084। 1,000 लड़कों पर 1,084 लड़कियां हैं। और साक्षरता पूछ ले, साक्षरता पढ़े लिखे व्यक्ति कितने हैं इसमें, तो भैया 94% पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कम से कम 94% पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपसे पूछ ले कि भारत के किस राज्य का नेटवर्क इंटरनेट सबसे अलग है, तो साथियों इसका इंटरनेट है अपना खुद का ही है, इंटरनेट है केरल के खुद का ही है नेट। ठीक है, तो केरल से कई क्वेश्चन बनते हैं, इनको ध्यान रखना है, नोट करना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मजे आ रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यूक्रेन की राजधानी बताइए भैया, यूक्रेन की राजधानी, यूक्रेन की राजधानी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि साथ ये यूक्रेन हमने इसलिए उठाया है कि कुछ समय पहले यूक्रेन और रूस में क्या चला था, महायुद्ध चला था, वो कई महीने चला था, तो इसलिए हमने यूक्रेन की राजधानी उठा लिया, क्योंकि रूस की राजधानी सभी मेरे भाइयों को याद होगी, सभी मेरे भाई बहनों को पता भी होगा, परंतु यूक्रेन की जो राजधानी है कम व्यक्तियों भाइयों को पता होगा, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन उठाया। तो यूक्रेन की राजधानी क्या होगी, यूक्रेन की राजधानी कीव होगी, यूक्रेन की राजधानी कीव होगी। जैसे ये ध्यान रखना है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, रूस के राष्ट्रपति कौन है, यूक्रेन की मुद्रा क्या है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है 38वें समांतर रेखा, समानांतर रेखा कहां स्थित है, कहां स्थित है, बता दो मेरे दोस्तों, बता दो मेरे भाइयों। अड़तीसवीं समानांतर रेखा कहां पर स्थित है, तो 38वीं समानांतर रेखा है जो उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षा के हिसाब से मैंने देखा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस महाद्वीप को, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है। बता दो मेरे भाइयों, मुझे उम्मीद होगी
कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी मेरे भाई देंगे। देखिए प्यासी भूमि किस महाद्वीप को कहते हैं, तो ये साथियों आंसर होगा, जबरदस्त आंसर होगा कि ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, महाद्वीपों की संख्या आपसे पूछ ले, क्या बताओगे कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो महाद्वीपों की संख्या मेरे दोस्तों 7 होगी, 7 होगी। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया का महाद्वीप, जिसमें साथियों क्या होगा 60% जनसंख्या विश्व की निवास करती है। ठीक है, 60% जनसंख्या जो विश्व की निवास करती है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा पूछ ले तो क्या होगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, उच्च कोटि का कोयला है, उच्च कोटि का कोयला है, उच्च कोटि का कोयला है, बता दो मेरे भाइयों, बता दो। देखिए उच्च कोटि का जो कोयला होता है वह है एंथ्रासाइट, 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 जिसमें मेरे भाइयों 90% कार्बन पाई जाती है। यह सबसे शुद्ध कार्बन है, सॉरी सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट। आपसे पूछ ले कोयला कितने प्रकार का होता है, कोयला कितने प्रकार का होता है, तो आप आंसर बताना। 4 प्रकार का कोयला होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, बीट और लिग्नाइट, ये 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। सबसे निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा होता है, पिट कोयला होता है, क्योंकि उसमें कितने % कार्बन पाई जाती है, उसमें साथियों 20 से 30% की कार्बन पाई जाती है, उसमें 20 से 30% कार्बन पाई जाती है। इसे साथियों पिट कोयले को भी भूरा कोयला के नाम से जाना भी जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो पिट कोयला को भूरा कोयला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं साथियों, आप बस सपोर्ट करते रहो, वीडियो को दबाकर शेयर करते रहो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायुमंडल में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी। जबरदस्त क्वेश्चन है, आपने सभी ने पढ़ा होगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, परंतु इस क्वेश्चन पर फोकस कम किया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन साथियों एग्जामिनर डालता है, क्यों डालता है, क्योंकि उन सभी जो मोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं, सभी उन्हीं को पढ़ते हैं, सभी क्या पढ़ते हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं। परंतु थोड़ा सा हटकर पढ़ना है हमें, क्योंकि उनको तो सभी को पता, हमें भी पता है और अन्य को भी पता है, परंतु ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे ज्यादातर व्यक्ति को नहीं पता होगा, तो ऐसे क्वेश्चन क्या डालेगा, एग्जामिनर डालता है। देखिए बताइए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, तो मेरे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.036% होती है, 0.036% होती है, ये ध्यान रखना है। और आपसे पूछ ले कि कार्बन डाइऑक्साइड से पहले क्या आता है, तो मेरे दोस्तों यह ऑक्सीजन आती है, नाइट्रोजन आती है और क्या आती है, आर्गन। क्या आता है, आर्गन। आई बात समझ में, चलिए। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वायुमंडल में कितनी गैसें पाई जाती हैं, कि वायुमंडल में कुल गैसों की संख्या बता दो। भैया कुल गैसें कितनी पाई जाती हैं, तो कुल गैसों की संख्या 10 होती है, 10 होती है, 10 होती है, कितनी होती है, 10 होती है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील बता दिए भाई, बता दो, आंसर दीजिए सभी भाई।
विश्व की सबसे गहरी झील, तो विश्व की सबसे गहरी झील होती है बेकाल झील। अब इसे कैसे याद करोगे, शानदार ट्रिक है, आप कभी जीवन में नहीं भूल सकते, ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं कि विश्व की सबसे गहरी झील होती है बेकाल झील। और ये किस देश में पाई जाती है भैया, रूस में पाई जाती है, और रूस में पाई जाती है। अब इसे कैसे याद करेंगे, देखिए जब भैया हम किसी गहरी झील में कूदेंगे, हम किसी गहरी झील में कूद जाएं तो हम क्या होगा, बेकाल हो जाएंगे, बेकाल के क्या जाएंगे, मारे जाएंगे। हम किसी गहरी झील में कूद जाएं अपने आप तो हम क्या हो जाएंगे, बेकाल के मारे तो जाएंगे। यही ऐसे याद कर लेना बस भैया, याद करने का थोड़ा थोड़ा लॉजिक होना चाहिए, बस हमें याद करना है, हमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं बनानी जो हमें नुकसान पहुंचे, हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, हमें बस क्वेश्चन को याद करना है, आंसर देना है बस। आप इन क्वेश्चनों को लिखना चाहो लिख सकते हो, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा 10वां क्वेश्चन। जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं ना, चलिए मुझे उम्मीद भी है। अगले, पेरिस किस नदी के किनारे है, ये 11वां क्वेश्चन होगा मेरे दोस्तों, आप नोट करके देखना। 11वां क्वेश्चन कि पेरिस किस नदी के किनारे है। पेरिस किस नदी के किनारे है भैया, आप ये ध्यान मत रखना कि राइटिंग इनका कैसा है, राइटिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस पेपर पास करना है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हमें ऐसा करना है कि राइटिंग कैसा है, वो कैसा लिख रहा है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है, हमें बस क्वेश्चन मिलने चाहिए परीक्षा में, ऐसे हम पेपर दे क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए पेरिस किस नदी के किनारे है, तो भैया पेरिस है जो, पेरिस सी नदी के किनारे है, ठीक है, पेरिस सी नदी किनारे है। भैया आपसे पूछ ले पेरिस कहाँ पड़ता है, किस देश में पड़ता है, तो पेरिस है जो फ्रांस में पड़ता है, और फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी, पेरिस हो जाएगी। आप इसे कैसे याद करोगे, देखो फंस गई पैर में, देख कैसे याद करेंगे, फंस गई पैर में, हमने कोई सीने देखा, वो फंस गई किसमें, पैर में फंस गई, ऐसे याद कर लोगे ना, कोई डाउट है, नहीं डाउट। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन, सुएज नहर, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, किन दो सागरों को जोड़ती है, ये भाई आने वाले ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इनसे क्वेश्चन ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही आधार पर क्वेश्चन आएंगे, इनमें से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि सभी मिल जाए, कुछ भी मिल सकते हैं, परंतु क्वेश्चन इसी के आधार पर आएंगे, ये ध्यान रखना है। तो साथियों इसी के आधार पर हम तैयारी करेंगे पूर्ण तरीके से। 30 क्वेश्चन आपको डेली दे रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है 8 से 9 दिन, 9 दिन मतलब 9 या 27, 300 क्वेश्चन आपके प्राप्त हो जाएंगे, 300 क्वेश्चन और 2 दिन हो गए वो, तो 400 क्वेश्चन के लमसम आपके क्लियर हो जाएंगे। 400 मतलब उसमें से आपको 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे भाई, ठीक है, 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखना है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, बता दो भैया, जिस भाई को नहीं पता है वो सुन लीजिए। तो सुएज नहर है जो लाल सागर, लाल सागर प्लस भूमध्य सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर को क्या करती है, ये जोड़ती है, दोनों सागरों को जोड़ती है, ये भी ध्यान रखना है। कितने सागरों को जोड़ती है, 2 सागरों को जोड़ती है, शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था, गुरुदेव किसने कहा था, बता दो मेरे भाइयों, जिस भाई को यदि पता है तो वो बता सकता है, नहीं पता तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकता है। बता दो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था, शानदार क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में भी आ चुका है, और ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादातर आपको मॉडल पेपर में भी मिले होंगे
कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा, कि बापूजी किसने कहा, राष्ट्रपिता किसने कहा। ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे आपने मॉडल पेपर में देखे होंगे। तो बता दो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा दिया। अब आपसे पूछ ले कि गांधी जी को क्या कह दिया, गांधी जी को महात्मा किसने कहा, गांधी जी को महात्मा किसने कहा, गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो ये आपस में क्या कह लिया, ये आपस में चेंज कर लिया इन्होंने। भैया गुरुदेव को, सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव तो कह दिया गांधी जी ने, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कह दिया, क्या कह दिया भैया, वो कह दिया बापू, क्या कह दिया, सॉरी महात्मा कह दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कह दिया। ये आपस में क्या हो गए, चेंज हो गए, दोनों ने आपस में उपाधि ले ली। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए, पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ठीक है भाई, शानदार क्वेश्चन ही लेकर आ रहा हूं आपके सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि आप सपोर्ट करते हो, मुझे लग रहा है आप सपोर्ट करते हो, हर वीडियो को शेयर करते हो, लाइक भी करते हो। जो भाई लाइक नहीं करता थोड़ा सा भाई लाइक करते रहो। तो आपका सपोर्ट ही हमारी एक बुलंदी है, हमारा ही एक जुनून है। आप सपोर्ट नहीं करोगे हमारा जुनून क्या होगा, डैमेज होगा, खत्म होगा धीरे धीरे। तो साथियों आप बस सपोर्ट करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और वीडियो को ज्यादा चलाएं, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये भैया कौन सी सन बने थे, 1887 में। 1887 में यह कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बन गए बदरुद्दीन तैयब जी। आपसे पूछ ले कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस के, तो जॉर्ज यूले ये 1888 में ही बन गए थे। ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बन गए, जॉर्ज यूले। ये भैया अंग्रेज थे पहले, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, अंग्रेज थे पहले। आपसे पिछले कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये भैया कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 में, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह गीत किसने गाया था, यह गीत किसने गाया था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो मेरे दोस्तों ये शानदार क्वेश्चन है, जब लाजवाब क्वेश्चन है। तो ये साथियों गाया था श्यामलाल गुप्ता ने, श्यामलाल गुप्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मजे आ रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने में साथियों, जिस भाई को मजे नहीं आ रहे हो वो साथियों ध्यान से पढ़े, मन लगाकर पढ़े, वीडियो को गौर से देखे, गौर से सुने, तो साथियों मजा जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, मजा नहीं आई। क्वेश्चन शानदार है, लाजवाब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त का स्वाद कैसा होता है। भैया रक्त का स्वाद कैसा होता बता दो, रक्त का स्वाद कैसा होता बता दो भैया, किसी ने चखा हो तो, यदि किसी ने चखा हो तो रक्त का स्वाद है बता दो, कमेंट करके बताओ भाई कि रक्त का स्वाद कैसा होता, हमें तो पता चले कि किसी ने
चखाइए रक्त का स्वाद। तो भैया रक्त का स्वाद होता है नमकीन। ठीक है, कैसा होता है नहीं पता है तो नोट कर लो। रक्त का स्वाद नमकीन होता है। रक्त का स्वाद नमकीन होता है। आपसे पूछ ले रक्त का रंग कैसा होता है, तो रक्त का रंग होता है मेरे लालो लाल। मेरे लालो कैसा होता है, लाल होता है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, वो आपसे पूछ ले कि रक्त कितने लीटर पाया जाता है स्वस्थ मनुष्य में, रक्त कितने लीटर पाया जाता है स्वस्थ मनुष्य में, तो आप टिक करोगे मेरे दोस्तों 6 से 7 लीटर पाया जाता है। 6 से 7 लीटर पाया जाता है। और आपसे पूछ ले कि परसेंट में कितना पाया जाता है, तो मेरे दोस्तों वजन का 7 से 9%, 7 से 9% इतना लीटर वो खून स्वस्थ मनुष्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा शानदार और जबरदस्त। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, बता दो, ये पता है तो। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है साथियों, ये साधारण क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है। तो मास्टर ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, आप बताओ भैया, पीयूष ग्रंथि। किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और पीयूष ग्रंथि का कार्य होता है हमारे शरीर में उसे वृद्धि करना। क्या होता है, उसे वृद्धि करना। पीयूष ग्रंथि का कार्य होता है हमारे शरीर में। बात समझ आई। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहेंगे, पीयूष ग्रंथि को कहेंगे, जिसका कार्य है शरीर को वृद्धि और विकास में लाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन बता दीजिए। है क्वेश्चन मजेदार है ना, लगा दो आंसर इसका, लगा दो आंसर इसका, दे दो भैया। ठीक है, दे दो 500 में। ठीक है, किसमें, 500 में। वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, कितने होते हैं, तो साथी यह होते हैं 4, यह होते हैं 4। और इनके नाम है एडी ईके, एडी ईके, जो वसा में घुलनशील, वसा में घुल जाते हैं आसानी से। और आपसे पूछे जल में घुलनशील विटामिनों की संख्या, जल में घुलनशील, और भैया जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील होते हैं बी और सी, बी और सी, जल में घुल जाते हैं आसानी से बी और सी। और परंतु वसा में घुलते हैं एडीई के, एडाक, एडाक, एडाक। अगला क्वेश्चन 500 में, 500 भैया, ऐसे क्वेश्चन आपको 500 मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन भैया आपको 500 मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, वर्धंतता, वर्धंतता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बता दो। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए बिन 500 के तो लगाना, ये क्वेश्चन 500 के हैं। ठीक है, 500 में लूट लो भैया, 500 में। वर्धंतता किसे कहते हैं, तो वर्धंतता का मतलब होता है कि रंग की पहचान न होना। ठीक है, क्या होता है, रंग की पहचान न होना। जैसे हरे को हमने लाल बोल दिया, लाल को हमने क्या बोल दिया, हरा बोल दिया, जिसे कहते हैं कलर विजन, जैसे बोलते हैं कलर विजन। ठीक है, तो आप फौज की तैयारी कर रहे हो तो साथियों कलर विजन नहीं होना चाहिए आप में। यदि आपके अंदर कलर विजन है आंखों में तो आप फौज में जाने लायक नहीं है। ठीक है, कलर विजन का मतलब होता है रंगों की पहचान न होना। तो वर्धंतता बात समझ में आई, कलर विजन होना। तो हरे को हमने बोल दिया लाल, हरे को हम बोलेंगे लाल, और लाल को बोलेंगे हरा, लाल को बोलेंगे हम हरा। ऐसे पहचान करती है। इन क्वेश्चनों को, जिन भाई को डाउट है इन क्वेश्चनों को लिख सकते, फिर आगे चलेंगे। हमारे लास्ट क्वेश्चन रहेगा 11, शानदार है ना साथियों,
शानदार ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा। बस आप सपोर्ट करते रहो, बस इतना ही है मेरे से। मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा वीडियो को फैलाएं और भाइयों तक पहुंचा दें जो भाई शानदार और जानदार तरीके से फौज की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो लिखिए इन क्वेश्चनों को, बात करेंगे आगे। चलिए 20वां क्वेश्चन है कि विषाणु द्वारा जनित रोग, विषाणु द्वारा जनित रोग। भैया विषाणु से कौन कौन से रोग फैलते हैं ये बता दो, विषाणु से कौन कौन से रोग फैलते हैं ये बता दो भैया। देखिए विषाणु से एड्स फैलता है, ठीक है। आप बताएंगे एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को, ये भी ध्यान रखना है। एड्स फैलता है, चेचक फैलता है, पोलियो फैलता है, पीलिया फैलता है, ठीक है। खसरा रेबीज, खसरा फैलता है और साथियों रेबीज फैलता है। ये इतनी बीमारियां विषाणु द्वारा फैली जाती हैं। क्या जाती है? फैल जाती है विषाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन तो आपसे इन बीमारियों से पूछने का कि पोलियो किसके द्वारा फैलता है, तो आप लगाना विषाणु द्वारा। खसरा किसके द्वारा फैलता है, तो आप लगाना विषाणु द्वारा। रेबीज किसके द्वारा फैलता है, तो आप लगाना विषाणु द्वारा। आपसे पूछे एड्स किसके द्वारा फैलता है, तो विषाणु द्वारा। पीलियो किसके कारण फैलता है, पोलियो, तो विषाणु द्वारा। पीलिया किसके कारण फैलता है, तो विषाणु द्वारा। बात समझ में आई? चलिए आम का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम। साथियों कुछ नाम महत्वपूर्ण है, कुछ नाम हाईलाइटेड है। जो क्वेश्चन पूछता है वैज्ञानिक नामों से तो 5 से लेकर 8 तक ऐसे नाम हैं जिनको याद कर लेना, और पूछेगा तो उन्हीं नामों से आपको पूछ लेगा, ठीक है। तो देखिए वैज्ञानिक नाम होगा मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका किसका नाम है? आम का वैज्ञानिक नाम है, जिसे राष्ट्रीय फल का दर्जा भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक कोड की खोज किसने की बता दो। सस्ता क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जेनेटिक खोज की कोड की खोज किसने की? तो ये की थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है। जिनको सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले पूछ ले कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला था। नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो यह साथियों 10 दिसंबर को प्राप्त किया जाता है, और यह मानव अधिकार दिवस जिस दिन मनाते हैं उसी दिन ये प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। हल्दी के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? हल्दी के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं बता दो। तो साथियों हल्दी के खाने योग्य भाग को प्रकंद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं। जिसको भाग को खाते हम उसे प्रकंद कहा जाता है, हल्दी के भाग को। अगला क्वेश्चन, लार में पाए जाने वाला एंजाइम, लार में पाए जाने वाला एंजाइम, पाए जाने वाला एंजाइम बता दो। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार को किस में पाया जाता है? लार किसके द्वारा फैली जाती है? तो लार में जो पाया जाता है
लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। कौन सा है? टाइलिन एंजाइम, जो स्वाद को क्या बनाता है, जो स्वाद को क्या बनाता है, खाने को पचाता है, उसे टाइलिन एंजाइम कहते हैं। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूरा नाम बताइए। सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम, सीपीयू का पूरा नाम बता दूं, बताइए दोस्तों। तो साथियों, एक सीपीयू का मतलब क्या होता है? सीपीयू ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर के सीपीयू बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, क्योंकि सभी प्रोसेसिंग है, सभी जो डाटा होते हैं वो सीपीयू में होते हैं। कंप्यूटर का माइंड, इसे ही कहते हैं सीपीयू को। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जिसे बोलते हैं इसरो। अब तो बात पकड़ ली होगी आपने इसरो के नाम से, कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जिसे कहते हैं इसरो कहां पर है? तो साथी यह है बंगलौर में। बंगलौर में, इससे पहले कहते थे बंगलुरु, जिसकी स्थापना 1969 में हुई है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई है, जहां पर मिसाइलों का क्या होता है? परीक्षण किया जाता है, मिसाइलों को छोड़ा जाता है, इसरो। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं? हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन इसलिए डाले हैं क्योंकि परीक्षा पूछ लेता है कॉमन क्वेश्चनों को। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले, सबसे पहले मेट्रो रेल, मेट्रो रेल कहां चली भारत में? सबसे पहले मेट्रो रेल चली थी भारत में, किस जगह चली थी, किस राज्य में चली थी? और साथ ही आपसे देश पूछ ले तो क्या जवाब दोगे? कि आप सबसे पहले पूछ लेंगे भारत की, तो साथियों भारत में चली थी कोलकाता, कोलकाता। ठीक है, भारत में सबसे पहले कोलकाता चली। और विश्व की बात कर ले, विश्व की, भैया विश्व की बात कर लेना, विश्व की बात कर ले तो ब्रिटेन बताना, ब्रिटेन, ब्रिटेन में सबसे पहले भूमिगत मेट्रो रेल सेवा चली थी। अगला क्वेश्चन, पहली बार, पहली बार एशियाई खेल कब हुए? एशियाई खेल कब हुए? पहली बार एशियाई खेल कब हुए? शानदार क्वेश्चन है ना, तो बता दो आंसर इसका। ये पहली बार एशियाई खेल कब हुए? भैया एशियाई खेल हुए थे 1951 में। 1951 में कहाँ हुए थे ये? नई दिल्ली, नई दिल्ली। कहाँ हुए थे? नई दिल्ली। एशियाई खेल 1951 में हुए थे नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन होगा, और इन क्वेश्चनों को लूट साना चाहो तो लूट सकते हो 500 में। कितने में? 500 में। तो अंतिम क्वेश्चन होगा, पहला T20 विश्व कप, पहला T20 विश्व कप कब हुआ? पहला T20 विश्व कप कब हुआ? बता दो आंसर।
तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों 2007 कहां पर हुआ था? अफ्रीका में। किसने जीता था? भारत ने। किसको हराकर जीता था? पाकिस्तान को हराकर। पाकिस्तान को हरा तो भारत ने जीता था। किस देश में हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। कौन से साल में हुआ था? 2007 में हुआ था पहला T20 विश्व कप। ठीक है, तो साथियों ये क्वेश्चन टॉप 30 क्वेश्चन थे आपने, और आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए। तो साथियों मुझे उम्मीद भी होगी कि आपने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा किए होंगे और आपका स्कोर रहा हुआ 60 में से कम से कम 50 या 50 से लेकर 55 तक आपका स्कोर रहा हुआ मुझे उम्मीद भी है। मुझे उम्मीद है तो साथ ही जिनका इतना स्कोर रहा है वो शानदार और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा सपोर्ट करा करें। जय हिंद, जय भारत।